एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ समय में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और वो अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं। 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स अगर मैथ में स्कोर करना चाहते हैं, ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथ्स का जो वास्तविक संख्या है उसमें क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं और किस किस तरह के सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल कन्फर्म यही सब कंसेप्ट लगेगा और यही सब कंसेप्ट लगा के क्या होगा, पूरे के पूरे सवाल बनेंगे। तो फटाफट देखते हैं कि क्या क्या हमें चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या में पढ़ना होता है और कैसे कैसे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में पहले हम जान तो ले कि संख्या यानी संख्या को हम यहाँ पे दो भाग में बांट दिए हैं। एक को बताए हैं वास्तविक संख्या और दूसरा क्या बताए हैं, काल्पनिक संख्या। थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं किसके बारे में बाबू, काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या हम सीधे ध्यान में रखेंगे, तुमको अगर रूट के बारे में पता होगा, ये रूट स्क्वायर रूट होता है। अगर इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर हो यानी माइनस वाला कोई नंबर होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक संख्या बोल देंगे। अभी के लिए तुम इतना ही जान लो, ठीक है। इसे आई के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि इसे आई से सूचित करते हैं और आई बराबर क्या होता है, रूट के अंदर यानी ऋणात्मक संख्या होता है, यानी रूट के अंदर कोई ऋणात्मक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या लिया है, -1, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर काल्पनिक संख्या। अगर हम देखें वास्तविक संख्या तो हमें मेन रूप से क्या पढ़ना है वास्तविक संख्या में, एक पढ़ना है परिमेय संख्या और एक क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। लेकिन इसको जानेंगे अगले पार्ट में, मतलब आगे आने वाले जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें हम समझाते हैं इसको। पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं दशमलव के रूप में यही सब संख्याओं को कैसे समझा जाता है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेक्शन से एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। एग्जाम में सवाल ये आएगा कि किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और इसका क्या होता है, अशांत होता है। तो इसीलिए ये काफी उस पॉइंट से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो दशमलव संख्या में डेसिमल नंबर को मैंने दो तरीके से बांट दिया, एक को बोल दिया शांत और दूसरे को क्या बोल दिया है, अशांत। लेकिन अशांत के अंदर क्या है, आवर्ती और अनावर्ती। जैसे एक हम पॉइंट में ले रहे हैं इस प्रकार से 0.35, ठीक है। तो 0.35 इसके बाद कोई संख्या नहीं लिया मैंने, इसके बाद कोई संख्या अगर नहीं है हम तो ऐसे अपने मन से 0 मान सकते हैं। नहीं, इसके बाद अगर कोई संख्या नहीं इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, शांत। यानी अब इसके आगे कोई संख्या नहीं, शांत हो गया, खत्म हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे, शांत। यानी टर्मिनेटिंग यानी खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अशांत में हम क्या बोलेंगे, जैसे 0.35 और बार बार यही 35 आते जा रहा है, 35 आते जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत एक और तरीके से क्या होगा कि जैसे 0.3 आया, 5 आया, 9 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया। यानी इसमें कोई एक रूप नहीं है, यहाँ पे 35 35 35 35 आ रहा है ना, यहाँ पे कोई लिमिट है, कभी 3 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 9 आ गया, कभी 2 आ गया। 3 के बाद सोचे 5 फिर से आएगा, चलो रिपीट हो जाएगा, लेकिन 3 के बाद इस बार 9 आ गया। तो ये जो है कोई फिक्स नहीं है और आगे डॉट 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 दिया हो रहेगा, इस प्रकार से दिया हो रहेगा। हम समझ लेंगे क्या है, अशांत तो है लेकिन क्या है, अनावर्ती। अनावर्ती यानी एक आवर्त के बाद, एक समय के बाद संख्या अगर वापस से वही वाला रिपीट हो जाए लगातार वैसे का वैसे ही, तो उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। और अगर वैसे का वैसे रिपीट नहीं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अनावर्ती यानी नॉन रेकरिंग, और इसे क्या बोलते हैं, रेकरिंग। तो रेकरिंग का मतलब ये हम क्या करते हैं, ये सब को हटाकर, क्योंकि 3 5 बार बार आ रहा है तो इस पे हम क्या करते थे, इस प्रकार से रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तो जान लेना बहुत आसान हो गया, लेकिन क्या होगा जब इसे किस रूप में दिया हो रहेगा, भिन्न के रूप में, यानी जब बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में जब दिया हुआ रहेगा, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। तो ये सब को हम अगले पोर्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं। तो पहले वो सब जानने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक ये बातें पता होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है हमें निम्न संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए बाबू, प्राकृत संख्या क्या होता है, हम मानते हैं कि तुम्हें ये सब पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये देख लो, अगर किसी को ये किसी पॉइंट में नहीं पता है तो एक बार क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, जितना गिनना है गिन लो, बुढ़ापे तक सबका हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा, कोई माइनस वाला नहीं। काउंटिंग शुरू कहां से करते हैं, किसी को काउंट करना रहता है क्लास में 1 2 3 4, 0 से थोड़े ना काउंट करते हो, 0 1 2 ऐसे थोड़े ना काउंट करते हैं। तो 1 से काउंट होगा और जहां तक तुम्हें गिनना है गिन लो, सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृत संख्या में अगर शून्य लग जाए, 0 से अगर शुरू करेंगे तब वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या यानी 0 को छोड़कर बाकी जितना सब पूर्ण संख्या वो सब क्या है, प्राकृत संख्या है। क्योंकि एक पूर्ण में भी आएगा, प्राकृत में भी आएगा, सिर्फ पूर्ण में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।
उसके बाद क्या है, सम संख्या जो 2 से भाग लगने वाला है, 2 4 6 8, 2 से भाग लगने वाला। अंत में देख लेते हैं 0 2 4 6 8 है कि नहीं है, हमको पता चल जाता है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है किसी के अंक में, अंक के पीछे 0 2 4 6 8 नहीं लगा हुआ रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, विषम, यानी जो 2 से भाग नहीं लगे। उसके बाद क्या है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। ये सब के बारे में अगर तुमको डिटेल में जानना है तो मेरा एक वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, तो जाकर देख लोगे। सभी संख्याओं के बारे में नंबर सिस्टम से एक वीडियो होगा, वो सब दे दोगे, देख लोगे, सारा क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, देख लेना है वहां से जाके, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, पूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होगा कि जिसका 2 गुणनखंड होगा, यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड होगा। पूर्णांक में प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का निगेटिव अगर कर देते हैं, यानी प्राकृत संख्या का अगर माइनस ले लेते हैं भी ना, जैसे ये 1 2 3 4 इस प्रकार से है, और 0 तो ऐड कर लें पूर्ण संख्या, और इसका माइनस अगर ले लेते हैं -1 और इसका ले लेते हैं -2, तो ये सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक के अंदर आ जाएगा। और सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यहाँ भी अगर पूरा का पूरा देख लेना इस चैप्टर में क्या क्या आता है, तो सह अभाज्य संख्या में ये ध्यान में रखना है कि ये 2 संख्या का पेयर होगा, जोड़ा होगा। जैसे हम ले लिए 4 और 5, तो इसे सह अभाज्य बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो हम इसमें देख लेंगे दोनों में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना, एक ही संख्या ऐसा तो नहीं है ना जो दोनों को काट रहा है, ये देख लेना है। एक तो ऐसा है जो सबको काटता है, एक के अलावा कोई और ऐसा तो नहीं है ना जो दोनों को काट रहा है। अगर वैसा होगा तो उसे हम सहअभाज्य नहीं बोलेंगे। लेकिन 4 और 5 में कोई ऐसा नहीं है एक के अलावा जो दोनों को काट रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में सहअभाज्य संख्या। जरूरी नहीं है बाबू कि सहअभाज्य संख्या में दोनों का दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य हो। कोई एक क्या होगा, अभाज्य होगा, दोनों भी क्या रह सकता है, अभाज्य रह सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। अब क्या जानना है थोड़ा सा, इसके अलावे हमें अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है शायद जानते होगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि कोई अगर अंक दिया हुआ है और उसको क्या करें हम, गुना के रूप में खंड कर दें, यानी तोड़ दें। और कैसे गुना के रूप में, यानी अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में अगर तोड़ दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर एक अंक ले लेते हैं हम यहाँ पे 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, इस प्रकार 2 दूनी 4, 4 तिया, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, ये गलत हो गया, 2 गुने 3, तो 2 तियाई 6 और 6 तियाई 18, यानी इस प्रकार से किए हो गए बचपन में ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो ये हमको करना आना चाहिए। अब क्या देखना है, क्या याद रखने वाला बात है, कोई धनात्मक पूर्णांक का रूप, यानी धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसे होता है, इससे ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल कैसे बनता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का कोई अंक ले लेगा, आगे 3 ले लेगा, 4 लेगा, कुछ ले लेगा, m कर देगा, 3m+1 कर देगा, 3m+2 कर दिया, तो ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक का रूप है। अब इसी में से जो 3m है, 3m+2 है, वो धनात्मक पूर्णांक का जो सम धनात्मक पूर्णांक है उसका रूप हो गया। और 3m+1, 3m+3, 3m+5 उस तरीके से जो हो गया वो किसका हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप हो गया। और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी पूछता है और घन भी पूछता है। वर्ग में हमको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे कि 3m हो गया, अगला अगर 3m है तो अगर प्लस अगर हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अगला अगर कर लेंगे 3m, अगर 2 का स्क्वायर का हो जाता है 4 हो जाता है। इस प्रकार से रहेगा तो वर्ग के रूप में रहेगा। अगर घन के रूप में रहेगा तो कैसे रहेगा, ये तो सेम, अगर 0 का 0 होगा, 1 का तो क्यू भी कर देंगे तो वही रह जाएगा, लेकिन 2 का क्यू क्या करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 3 3 9 3, इस प्रकार से अगर रहेगा तो वो क्या हो जाता है, घन, है ना। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हमको जानना है, बेसिक जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावे अब आते हैं कंसेप्ट पे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसे जान लेते हैं, क्योंकि सवाल यही सब में से पूछा जाता है और ये सब हमको पता नहीं होता, फिर हमको समझ में नहीं आता कि कैसे पेपर में सवाल करना है। हम तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं, 1 2 3, अच्छा ई देखने लग रहा है, ई होगा, ठीक है ना। तो हमें एक्यूरेट आंसर मारना है और मैथ्स में 95 + 90+ स्कोर करना ही करना है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारा का सारा सवाल करना है, ठीक है ना। तो यहां देखना कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जिसमें p और q क्या हो, पूर्णांक हो। क्या बोला गया यहाँ पे बाबू कि p और q जो होगा पूर्णांक। अभी हम बोले कि पूर्णांक के बारे में हमको जाना है, जैसे कि -1, इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि अगर 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत संख्या है,
और अगर 0 लग जाता तो पूर्ण संख्या, और इसका जो माइनस ये सब, तो यही सब में से अगर कोई रहेगा अंक तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो पूर्णांक हो यानी p बटा q के रूप में, यानी भिन्न के यानी अंश बटा हर के रूप में रहेगा। जैसे हम ले लिए 2/5, तो e भी क्या है, पूर्णांक है, e भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये बोला है कि जो क्या हो p बटा q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में रहे। कोई बोलेगा a बटा b में रहे, कोई बोलेगा r बटा r s में रहे, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन हो क्या, वो r बटा s या p बटा q या हाथी बटा घोड़ा जो भी हो वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। और q नॉट इक्वल टू 0, यानी बोल रहा है हर जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए बाबू। अगर हर नीचे 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये क्या है आप, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। -2/3 ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर कोई बोलेगा -4 तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। नीचे तो 1 है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे बोल दिए 4/0 तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कोई ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि बोलो √4 और बटा 2 ये परिमेय है कि नहीं है, तो रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना। 4 से क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आएगा ना, या तो प्लस में 2 या तो माइनस में 2। ठीक है, तो या तो प्लस में 2 लेंगे तो 2/2 और माइनस में 2 लेंगे तो -2/2। तो ये तो 1 आएगा, तो 1/1 एक प्रकार से क्या है, p बटा q के रूप में है। यहाँ पे अगर कोई वैसा संख्या आ जाए जो रूट के अंदर जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या न, जैसे 5 है तो 5 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब तुम्हारे भेजे में जा रहा हो कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझ लो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, उसको भी जान लो। ऐसे कुछ कुछ को आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 का वर्ग किए तो 1 ही आया ना, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो ये जो है 1 है 4 है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, तो ये 9 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ रहेगा बाबू तो वो भी क्या हो जाएगा, निकल के तो बाहर 3 ना आएगा, इससे उचक के बाहर तो 3 आएगा, इससे भी बाहर, इससे बाहर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, पूर्णांक तो बन ही जाएगा। तो पूर्णांक होना चाहिए, यानी अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर रूट के अंदर क्या रहे, पूर्ण वर्ग संख्या के अलावे कोई संख्या रहे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। माइनस में नहीं रहना चाहिए, माइनस हम बता चुके हैं कि वो काल्पनिक संख्या होता है। और परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है, अगर दशमलव के रूप में रहा तो बाबू तो क्या परिभाषा दिया हुआ है कि वैसी दशमलव संख्या जो शांत या अशांत आवर्ती, शांत अशांत अभी हम लोग जान लिए थे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि 1/7 है, ठीक है, तो 1/7 किस प्रकार से अगर डिवाइड करोगे, 1 से ऐसे डिवाइड कर दिए, पॉइंट कर दिए, यहाँ पे 0 ले लिए, 1 ले लिए, 7 से लगा, यहाँ पे क्या ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है, तो ये फिर वापस से आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 ले सकते हैं, फिर 7 चौके 28 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से कितना आ गया, 2 आ गया, ये कट गया और यहाँ 0 वापस से ले लिए, फिर 7 दूनी 14 और ये कितना आ गया 6, फिर 0 ले लेंगे, फिर 7 8 56, फिर कितना आएगा 4 आएगा, 40 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35, 5 आएगा, ऊपर ले लेते हैं, 5 आ गया, फिर 0 आएगा, 7 7 49, फिर यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, वापस 1 आ गया, फिर 0 यानी रिपीट होगा, फिर से 1, फिर आएगा 3, फिर वैसे ही हो, यानी ये 1 आ गया है। अब उसके बाद वापस से 1 से लगाएंगे ना, 1 से वापस, यानी इतना संख्या क्या होगा, वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये खत्म नहीं होगा, कभी शांत नहीं होने वाला है, चलते जाएगा चलते जाएगा, तो इसको बोलेंगे अशांत। लेकिन ये वापस से 1 4 2 8 5 7 रिपीट होगा, इसको क्या बोलेंगे, अशांत है लेकिन आवर्ती है, बार बार यही आएगा। तो अशांत हो तो आवर्ती रहेगा, अगर शांत है तो फिर शांत है ही है। ठीक है ना, तो अब उसको हम लोग देख लेंगे। अब शांत अशांत आवर्ती कैसे हम पहचानेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई एक अपरिमेय संख्या है परंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। देखो बाबू, पाई जो है ना, पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया है 22/7। पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू है वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में, इसीलिए इसको बोला गया है 22/7 क्या है, वो परिमेय है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। ये क्या है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है, तो इंटीजर के रूप में है और नीचे 0 के बराबर नहीं है, तो कौन दिक्कत है, बोलेंगे कौन सी है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्या है, पाई अपरिमेय है और 22/7 क्या है, परिमेय है। समझ में आया, भेजे में जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिखा हुआ कैसे पता करें कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। कोई परिमेय संख्या है वो शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। अभी हम क्या लिए थे बाबू, एक सवाल लिए थे 1/7, ठीक है, 1/7 यहाँ पे ले लिए थे। अगर एक सवाल ऐसे ले लेते हैं 3y, यहाँ पे हम ले लेते हैं 120, ठीक है, और कुछ सवाल ले लेते हैं 5, कुछ ऐसा 7/40, ये सवाल ले लिए, ठीक है। तो इसमें हम ये 3 सवाल लिए हैं, 7/40, 1/7 और 3/120। हमको कैसे पता करें कि शांत अशांत है? बार बार भाग देखे तो नहीं ना देखेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे अच्छा तरीका है शांत और अशांत पता करने का कि नीचे वाला जो संख्या है, मान के चलो ये p है, ये बटा q है, p बटा q में है, यानी ये x कुछ है। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो कुछ x में मान आएगा, और वही हमको पता करना है कि शांत है अशांत है, क्योंकि पूछता है परीक्षा में सवाल भी कि कौन शांत है और कौन अशांत है, पता करो। इसे दे देगा 4 को, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन इसमें से शांत है, बोले कौन अशांत है, और तो बैठ के पता लगाओ। तो कैसे आसानी से जल्दी समय की बचत बिल्कुल करना है। तो 40 को अगर हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के विधि में, तो 40 को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 20 लगाएं, फिर 2 कितना आएगा 10 आएगा, फिर 2 5 आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर नीचे वाला जो है वो 2 और 5 बस आए गुना में, इसके अलावा किसी और के गुना में नहीं आए, या 2 आए या 5 आए ना तो दोनों आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। और उसके अलावा कोई, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, तो 7 जो है वो क्या होगा, ये 2 और 5 गुना में 2 पर पावर n और 5 पे पावर m, इस प्रकार से n और m क्या है, पूर्णांक मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक को जैसा ले लिए, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक कैसा होगा, नीचे में क्योंकि बटा में वो है, हर में है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में यहाँ पे चल जाएगा। तो जो 7 है उसको हम 2 और 5 के गुना में नहीं तोड़ेंगे, तो जो 2 और 5 के गुना में टूटे, या तो 2 में टूट जाए या तो 5 में टूट जाए, इसके अलावा कोई और नहीं रहना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, शांत। अगर इसके अलावा कोई और रह गया बाबू तो क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, उसके अलावा कोई है 7 है, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देख ले 6/15, तो 6/15 नीचे देख के लग रहा है ना कि 15 है, क्या है 15 है, तो 15 तो तोड़ेंगे तो 3 और गुने 5 हो जाएगा। तो अब तो बोले कि 2 और 5 में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 5 में है, तो ये क्या होगा, ये अशांत होगा, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहले दोनों को काट लो ना, दोनों क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। ऐसा भी तो है, देखो ये 6/15 है, तो 6/15 ये तो देखो कट जा रहा है ना, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो 2/5 हो गया, ये क्या हो गया 2/5। तो पहले हम चेक कर लेंगे सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ये दोनों सह अभाज्य है कि नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो 15 इस प्रकार से कट के आ गया, तब ये क्या है 5 में है। आपको लगा 2 के नहीं है तो तुम ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो ना, लो हो गया, ऊपर नीचे गुना करे से कोई फर्क थोड़े ना पड़ा, तो लो हो गया 2 और 5 में। इसीलिए हम बोल रहे थे या तो 2 में हो या तो 5 में हो, तो दोनों रहे, 2 और 5 के अलावा कोई और ना रहे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो हम बोलेंगे फटाक से कौन सी, कि अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। और अगर 2 और 5 में रहा तो बड़ी बढ़िया क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो हम पता लगा लेंगे कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अभी क्या होता है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ ध्यान में रखना, बस ई ध्यान में रख लो। ये वाला जो है ना, ये पार्ट, ये जो लिखा हुआ है कुछ a = bq + r, जहाँ r क्या होगा, जिसे भाग देते हो ना इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ये तो पता होगा। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो भाग देकर अगर थोड़ा मोड़ा कुछ रह जाए, इतू सा कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं या शेष बोलते हैं। अगर कुछ ना रहा तो बोलते हैं 0 शेष है, ठीक है, एक आध 2 बच गया। लेकिन कभी देखे हो कि शेष जो होगा वो इससे बड़ा रहे, नहीं, इससे बड़ा नहीं होगा। तो हमेशा जो शेष होगा वो क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पे वही है कि अगर 2 संख्या रहेगा, जैसे एगो संख्या a है, एगो संख्या b है, तो मान लेंगे कि a बड़ा है और b का है बाबू छोटा, तो जो छोटा है उसी से ना भाग लगाएंगे बड़ा में, तो इसके प्रकार से भाग लगाएंगे। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक।
तो नीचे इधर कुछ आएगा तो भागफल को बोलते हैं क्यूसेंट, तो क्यू से, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, तो आर से। तो ये कौची हम लोग पढ़े थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो वही हो गया ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर कहाँ ची, बी क्यू प्लस आर। ई है बड़ा संख्या, ये छोटा संख्या, ई है कहाँ ची भागफल, ई का है शेषफल। तो ये जो हमेशा आर जो होगा ना वो क्या होगा, या तो जीरो होगा, तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन आर कभी भी जो भाजक है उससे बड़ा थोड़ी ना हो पाएगा। बोलेगा तुम कितना भी बड़ा हो जाओ हमसे तो छोटा ही रहोगे, यानी भाजक से तो छोटा ही रहेगा शेषफल। ये कभी कभी ना डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है कि जो आर होगा, अगर ए और बी रहेगा तो आर जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ रेंज होगा। ये ध्यान में देखो, रख लो, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन क्या है, यानी छोटा, बी से छोटा। ना समझ में आ रहा है, इतना ध्यान रखो, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और बी से लेकिन छोटा, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। तो यही है। अब इसी से अनुसार हम क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं खास करके, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहेगा। कौन सा पूर्णांक धनात्मक पर रहेगा, ए और बी, तो उसका HCF ज्ञात करते हैं इसकी सहायता से। और ये 2 नंबर का सवाल आता ही आता है पेपर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इसका और उसका, मतलब ए और बी में कुछ संख्या दिल रहेगा, उसको क्या करें, HCF निकाल लें। ठीक है, कैसा दिल रहेगा, इधर देखो लिखा हुआ है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा दो संख्या का HCF और LCM। जो हम HCF और LCM का बात कर रहे थे बाबू, यहाँ पे है, इसी में हम दोनों चीज को समझा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HCF, तो HCF का मतलब जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जब गुणनखंड करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट, जो सब में रहेगा कॉमन, यानी सब में हो, जो सबसे बड़ा हो वो क्या हो जाता है, महत्तम हो जाता है। लघुत्तम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणज जो होता है छोटा वाला। लेकिन लघुत्तम जब भी निकालते हैं तो महत्तम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन से हम समझ लेंगे कि क्या क्या है। लिखा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें और फिर इसका LCM ज्ञात करें। HCF निकालो, LCM निकालो। अभाज्य गुणनखंड करने आता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसमें जरूरत क्या पड़ेगा, याद रखने वाला बात है कि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो संख्या दिया हुआ, जैसे मान के चलो ये संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या ये कौन है, दूसरा संख्या, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ये कब काम देगा तुमको, लिख तो दिए हैं, कब काम देगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यहाँ पे कर देंगे, और ना HCF पता ना LCM पता है, तो अगर कोई HCF निकाल लेंगे तो LCM इससे निकाल लेंगे। HCF को इधर भेजेंगे, नीचे बट्टा में चल जाएगा और LCM यहाँ से निकल जाएगा। नहीं, LCM हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये काम देता है। और सवाल कभी कभी आता है कि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है तो लसा निकालिए, या दो संख्या गुणनफल दे लसा दे है तो मासा निकालिए, तो ये वाला काम देता है वहाँ पे। और कन्फर्म सवाल यहाँ से आता है बाबू, तो देख लो, बढ़िया से नोट कर लो अगर कोई डाउट है तो। पहले हम इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 96 है, तो 96 को हम कैसे तोड़ देते हैं पहले, है ना, बिल्कुल तोड़ देंगे। कैसे हो जाएगा, 48, उसके बाद यहाँ पे 2, 24, उसके बाद 2, यहाँ पे 12, फिर 2, यहाँ पे 6 और 2 3। ठीक है, ये कर दिया। यानी 96 को क्या लिख दिए बाबू, 2 है, 2 का इतना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 पे पावर 5 और गुना 3। कहीं गलती तो ना हुआ, 48 दिन 96, 24 दिन 48, 12 दिन 24, 6 दिन 12 और 3 का 3 हो गया। उसके बाद क्या है, 404। 404 को अगर तोड़े तो कैसे टूटेगा, 2 से लग जाएगा, यहाँ पे 2 0 2, फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0 1, फिर कितना से लगेगा, 7 से लगा दें, 7 से कम 7 नहीं लग रहा है ना, 7 से नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है। ठीक है, कितना से लगाएं, 13 से लगा दें, तो यहाँ पे 101 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख लें 101 ऐसे ही है, तो ये हो गया कितना, 404 का 2 गुने 101। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देख लें 101 ऐसे लिखा, इसको लिख सकते थे 2 पर पावर 2 और गुने 101। तो HCF कैसे होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पर पावर 2 है और यहाँ 2 पर पावर 5 है, तो कॉमन दोनों में कौन है, तो 2 पर पावर 2 इसमें भी है, 2 पर पावर 2 इसमें भी है, तो दोनों में अगर कॉमन है 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 पर पावर 2 यानी 2 गुने 2
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका HCF 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही ध्यान में हमको रखना है। कैसे परीक्षा में सवाल करना है उसको हम जब क्वेश्चन लेंगे पूरा का पूरा तो समझ कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो ही गया है, तो इसको क्या कर लेंगे, पहली संख्या कितना दिया हुआ 96 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ 404 और बराबर HCF कितना निकल के आ गया, HCF तो निकल के आ गया 4 और इंटू LCM निकालना है। तो अब LCM बराबर हम क्या कर लेंगे, HCF LCM दोनों, तो HCF पहले निकालनी है कैसे, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालनी है। तो अब सवाल कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में कि नंबर नहीं कटे, 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाए, उसको हम वीडियो में लेंगे जब सवाल पूरा का पूरा लेंगे। इसमें कंसेप्ट जान लो, ठीक है। तो ये हो गया 96/404 और y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा नीचे। इसको अगर काट दोगे तो कितना हो जाएगा 101 और ये क्या हो जाएगा 96 × 101 जब गुना कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, LCM निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा गया है एक पॉइंट, जिसको अब हम इधर लेके आते हैं ताकि समझ में आए कि क्या बात है इधर, ठीक है। तुम इधर आ जाओ। ये हो गया, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो ठीक है ना, तो हम दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया क्या गया है कि परीक्षा में पूछे गए सवाल क्या क्या है, सिद्ध करे कि √3 अपरिमेय संख्या है और x को p/q, ये सब जो है ना, ये सब हम लोग लेंगे जब क्वेश्चन कराएंगे तब। सब्जेक्टिव में सवाल कन्फर्म आता कि सिद्ध करने वाला कि एगो अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करे, या फिर कोई दिया रहेगा उसको p/q के रूप में बदले, कन्फर्म आता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल, या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके क्या करे HCF निकाले, ठीक है ना। तो ये सब रहता है बार बार सवाल, तो उसको हम लोग करेंगे जब सवाल लिया जाएगा तब, ठीक है। तो इसको अभी हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अब देखते हैं आगे कुछ बचा तो नहीं है, आगे कुछ बचा नहीं। अगर थोड़ा सा देख लेना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे दे दिया 4 और दे दिया 14, बोलेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल करके ना दोनों का क्या निकालिए, महत्तम निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार क्या होता है, A बराबर BQ और प्लस R होता है। A जिसमें बड़ा होता है और B क्या होता है, छोटा होता है। अब जो R जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे करते हो ना महत्तम, ऐसे 4 से लगाते हो, 4 यहीं 12, फिर 2 उतरता है, फिर इस 4 को यहाँ लेके जाते हो और 2 दूनी 4, ये कट गया, इसको बोल देते हैं HCF बोलते हैं ना। बस यही है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम ऐसे बोर्ड परीक्षा में कर लेना, उसके बाद रफ में ऐसे कर लेना, उसके बाद या फिर बगल में लाइन पार के उसके बाद इसको क्या लिखना है, 14 बराबर 4 × 3, बचा शेष कितना 2। फिर ये जो बच्चा है ना उसी को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं 4 को, और 2 × 2 हो गया और बच गया कितना 0। तो जहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है, जहाँ पे R बराबर 0 हो जाता है, वहाँ पर का जो B होता है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। A बराबर BQ + R, तो जहाँ पे R 0 वहाँ पर का जो B होगा, यानी वहाँ पर का जो ये होगा वो क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा, जिसमें हम बोल देंगे कि R बराबर 0 है, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर। इस प्रकार से बनाएंगे। जब लेंगे सब्जेक्टिव सवाल तो करेंगे बाबू, ठीक है। टेंशन लेने का बात बिल्कुल नहीं है, नंबर लाना है बढ़िया तो लाना है, ठीक है। बस बने रहो हमारे साथ, सब होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इससे बनता ही बनता है सवाल, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर ध्यान में रख लेंगे ना, चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बोर्ड परीक्षा में, या तो ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव हो, यही सबसे आने वाला है। अब इसके अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि वास्तविक संख्या से कैसा कैसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, फिर सब्जेक्टिव का लेके आएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ लेके आएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, देखने में बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।